benvenuti a Sinio il podcast di approfondimenti e recensioni। तो आज हम फरारी खरीदने की थोड़ी रहस्यमयी दुनिया में झांक रहे हैं। क्यों ऐसा है कि फरारी खरीदना सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि एक तरह के गुप्त पॉइंट सिस्टम और कंपनी की हासिल करने वाली बात है। हम सीएनबीसी के एक वीडियो में जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर यही माना जाता है कि एक नई फेरारी, खासकर कुछ खास मॉडल खरीदने में सबसे मुश्किल काम पैसा जुटाना नहीं है, बल्कि असली चुनौती है मरनेलो, मतलब फेरारी हेडक्वार्टर से हाँ करवाना। कई सूत्रों और गवाहियों के मुताबिक फेरारी अपने सबसे वफादार और कह सकते हैं लायक ग्राहकों को चुनने के लिए एक पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल करती है, जो कि मतलब बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है और बहुत ही गुप्त रखा गया है, खास तौर पर लिमिटेड एडिशन कारों के लिए। एक गुप्त पॉइंट सिस्टम सुनने में तो ये किसी शहरी कहानी जैसा लगता है, पर क्या ये सच है? मतलब कंफर्म है ये? देखिए, ऑफिशियली तो नहीं, फरारी ने कभी माना नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम है। ये पूरी तरह से रहस्य में डूबा हुआ है। हालात ये है कि कई ऑफिशियल डीलर्स को भी इसके सही क्राइटेरिया या ये कैसे काम करता है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, और शायद यही बात इस ब्रांड की जो एक्सक्लूसिविटी है उसको और बढ़ाती है। कमाल है। तो फिर इन ज्यादा स्पेशल कारों के लिए कौन क्वालिफाई करता है? जैसे वो आइकोना सीरीज या वीआईपी कारें जिनकी कीमत तो मतलब आसमान छूती है, 20-30 लाख डॉलर तक। हाँ, यहाँ मामला और भी ज्यादा सिलेक्टिव हो जाता है। देखिए, ये बात सामने आई है कि करीब 3/4 स्टैंडर्ड फरारी तो नए ग्राहकों को बेची जाती हैं, लेकिन इन बेहद खास एडिशंस के लिए जिन्हें कलेक्टर्स सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसके लिए एक अनकहा नियम है जो काफी चर्चा में रहता है कि आपके पास पहले से ही अच्छी खासी संख्या में फरारी होनी चाहिए। मतलब कम से कम 10 कार्स आपने पहले खरीदी हों। 10 फरारी? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इतनी सख्ती क्यों? मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इतना मुश्किल क्यों बनाया है इसे? यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है फेरारी की अपने ब्रांड को बचाने की स्ट्रैटेजी। उनका पहला मकसद ये पक्का करना लगता है कि ये कारें, जो कि असल में इंजीनियरिंग और आर्ट के नमूने हैं, वो भरोसेमंद और जुनूनी कलेक्टर्स के हाथों में जाएं। ऐसे लोग जो इन्हें ब्रांड की विरासत का हिस्सा मानकर सहेज कर रखें। वो हर हाल में फ्लिपिंग से बचना चाहते हैं। फ्लिपिंग ये क्या होता है, जरा समझाएंगी? फ्लिपिंग का मतलब है किसी बहुत ज्यादा डिमांड वाली चीज को, जैसे कि कोई लिमिटेड एडिशन सुपर कार, सिर्फ इसलिए खरीदना ताकि उसे फौरन बहुत ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सके, उसकी कमी का फायदा उठाकर। फेरारी ऐसे ग्राहक चाहती है जो कारों से प्यार करें, उन्हें चलाएं, ना कि ऐसे सट्टेबाज जो ब्रांड की इमेज खराब करें और सेकेंड हैंड मार्केट को बिगाड़ें। वो रखवाले चाहते हैं, मौका परस्त नहीं। समझ गया। वैल्यू और इमेज बचाने की बात तो ठीक है, पर फिर ये जो रहस्यमयी पॉइंट्स हैं, ये जमा कैसे होते होंगे? फेरारी किन चीजों को इनाम देती है? पर 3 मुख्य रास्ते नजर आते हैं वीआईपी ग्राहक माने जाने के। पहला, वफादारी। मतलब फेरारी जितने भी नए मॉडल बाजार में लाती है उन्हें लगभग नियम से खरीदना। सिर्फ एक बार खरीदना काफी नहीं, लगातार खरीदते रहना। अच्छा, तो मतलब लगातार जुड़े रहना जरूरी है। और दूसरा तरीका? दूसरा, फेरारी कम्युनिटी की जिंदगी में एक्टिव हिस्सा लेना। इसका मतलब है कंपनी या मान्यता प्राप्त क्लबों द्वारा आयोजित ऑफिशियल इवेंट्स में मौजूद रहना, जैसे रैलीज, प्रेजेंटेशंस, ट्रैक डेज। ये दिखाना कि आप सिर्फ कार के मालिक नहीं बल्कि उस एक्सक्लूसिव दुनिया का हिस्सा हैं। हाँ, ये भी लॉजिकल लगता है। और तीसरा, ब्रांड के स्पोर्ट्स डीएनए से जुड़ाव। मतलब अपनी फरारी को खास इवेंट्स में ट्रैक पर ले जाना, या फरारी के कोर्स क्लियंटी जैसे रेसिंग प्रोग्राम्स में दिलचस्पी दिखाना, हिस्सा लेना या शायद स्पॉन्सर करना। वो असल में ब्रांड के एम्बेसडर ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जिनमें स्पीड और परफॉर्मेंस का वही जुनून हो जो शुरू से फरारी का मूल रहा है। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ कार खरीदे नहीं बल्कि ब्रांड को जिए। इससे मुझे एंजो फेरारी की वो मशहूर बात याद आती है, हम हमेशा बाजार की मांग से एक कार कम बनाएंगे। ऐसा लगता है आज ये सोच कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। अभी प्रोडक्शन और डिमांड की क्या स्थिति है? आज हकीकत ये है कि वो शायद एक नहीं बल्कि हजारों कारें कम बना रहे हैं उन लोगों के मुकाबले जो खरीदना चाहेंगे। साल में करीब 14,000 कारें ही बनती हैं, जो पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव मार्केट के हिसाब से खासकर इतने बड़े ब्रांड के लिए काफी कम है।
और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस स्ट्रैटेजी का एक संभावित खतरा भी है। वो क्या खतरा हो सकता है? एक्सक्लूसिविटी तो हमेशा फायदेमंद होती है ना। एक हद तक हाँ, पर खतरा ये है कि कई उभरते हुए अमीर खरीदारों के लिए, खासकर नई पीढ़ी के करोड़पतियों के लिए, फरारी शायद इतनी ज्यादा पहुंच से बाहर हो जाए कि वो एक हकीकत भरा लक्ष्य ही ना रहे, बस एक दूर का सपना बन के रह जाए। और ये उन्हें दूसरी लग्जरी सुपर कार ब्रांड्स की तरफ धकेल सकता है, जैसे मैकलारेन या टॉप एंड पोर्श, जो शायद वैसी ही परफॉर्मेंस दें लेकिन खरीदने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और आसान हो। डर यह है कि फरारी कहीं म्यूजियम की चीज ना बन जाए, जिसे दूर से सराहा तो जाए पर भविष्य के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा उसे पाने की कोशिश ही छोड़ दे। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी की हद से ज्यादा कोशिश है, ये उल्टी भी पड़ सकती है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ फरारी नहीं बल्कि कई एक्सट्रीम लग्जरी ब्रांड्स पर लागू होता है। क्या जरूरत से ज्यादा एक्सक्लूसिविटी और दुर्लभता, जो बेशक किसी ब्रांड की पहचान और प्रतिष्ठा बनाती हैं, आखिर में उसकी भविष्य की ग्रोथ को रोक सकती हैं, या फिर उसे नई पीढ़ी के उन ग्राहकों से दूर कर सकती हैं जो एक्सक्लूसिविटी तो चाहते हैं पर शायद उसे पाने का एक ज्यादा साफ रास्ता भी ढूंढते हैं। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। Grazie per averci ascoltato. Seguite il nostro prossimo podcast e riascoltate anche i precedenti. Un caro saluto a tutti e speriamo di risentirci presto.